इससे पिछली वीडियो में हमने इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी एंड आज इस वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। पीटर थियल कहते हैं कि ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर बट करेज इज इन इवन शॉर्टर सप्लाई। तो फ्यूचर क्या है? द फ्यूचर इज सिंपली द सेट ऑफ ऑल मूवमेंट्स येट टू कम। फ्यूचर बस वे मूवमेंट्स हैं या वो टाइम है जो आने वाला है, जो अभी तक नहीं आया है। बट फ्यूचर को क्या डिस्टिंक्ट बनाता है एंड क्या इंपॉर्टेंट बनाता है, वो ये नहीं है कि फ्यूचर अभी तक हुआ नहीं है, बट वो ये है कि फ्यूचर में दिखने वाली दुनिया आज से अलग होगी। तो अगर इस सेंस में बात करें तो अगर अगले 100 सालों तक हमारी सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं हुए तो फ्यूचर इवन 100 साल दूर है। पर अगर चीजें रैपिडली चेंज होने लगी तो फ्यूचर मे बी बस कुछ सालों दूर है या फिर बस एक डेकेड दूर है। कोई भी फ्यूचर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर हमें दो चीज पता है जो होंगी ही होंगी। फ्यूचर आज से अलग होने वाला है एंड आज ही फ्यूचर की नींव रखी जा रही है। मतलब कि आज हम जो करेंगे वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में प्रोग्रेस किस तरह होगी। तो अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं तो प्रोग्रेस दो तरीके से हो सकती है। पहला हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, मतलब बस उन चीजों को कॉपी करना जो काम करती हैं। ऐसा करने से ये दुनिया जाएगी 1 to n। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस करना आसान है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वो प्रोग्रेस कैसी दिखेगी। प्रोग्रेस की दूसरी फॉर्म है वर्टिकल या इंटेंसिव प्रोग्रेस, जिसका मतलब है नई चीजें करना, नई चीजें क्रिएट करना, नई चीजें बिल्ड करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से ये दुनिया जाएगी 0 to 1। वर्टिकल प्रोग्रेस करना हार्ड है क्योंकि वर्टिकल प्रोग्रेस करने के लिए हमें वो चीजें करनी पड़ेगी जो आज तक किसी ने नहीं करी। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम एक टाइपराइटर लेते हो और तुम उस तरह के 100 टाइपराइटर बना देते हो तो इसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहेंगे। पर अगर तुम वही टाइपराइटर लेते हो और तुम एक वर्ड प्रोसेसर बना देते हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेट कर देते हो जिससे कि उसका आउटपुट बढ़ जाए या फिर वो बेटर आउटपुट दे सके, तो ये वर्टिकल प्रोग्रेस कहलाएगी। अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं तो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस को एक वर्ड में डिफाइन किया जा सकता है और वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है उन चीजों को लेना जो ऑलरेडी काम करती हैं और उस चीज को लेकर पूरी दुनिया में फैला देना। चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चाइना हर चीज दूसरी कंट्रीज से कॉपी करता है एंड इस कॉपी करने के प्रोसेस में कई बार चाइना कुछ चीजें स्किप भी कर देता है। जैसे कि चाइना डायरेक्ट वायरलेस पे चला गया बिना लैंडलाइंस बिछाए, बिना लैंडलाइंस इंस्टॉल करे। अगर मैं वर्टिकल प्रोग्रेस की बात करूं जिससे ये दुनिया 0 to 1 जाती है तो उसके लिए बस एक वर्ड है एंड दैट इज टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी बस कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं है एंड कभी होनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन दी है। एनी न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज टेक्नोलॉजी। किसी भी काम को करने का कोई नया, कोई बेहतर तरीका, उसे ही टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करने के दो तरीके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंट्री, कोई एक एक्स कंट्री, ये दोनों एक साथ कर रही हो, इन दोनों में से कोई एक कर रही हो, या फिर हो सकता है इन दोनों में से कोई भी ना कर रही हो। बेसिकली वो कंट्री प्रोग्रेस ही नहीं कर रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस दुनिया में बहुत ज्यादा सेमनेस आ रही है। मतलब बेसिकली ये दुनिया ऑलमोस्ट सेम लग रही है हर जगह। मतलब हर जगह सेम टेक्नोलॉजी, हर जगह सेम प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं एंड हमारी रोजाना यूज होने वाली लैंग्वेज और बातें भी ये कहती हैं कि इस दुनिया का टेक्नोलॉजिकल एंड आ चुका है। अब इस दुनिया में और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकती। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने दुनिया को डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलपिंग नेशंस, कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया है। डेवलप्ड नेशन का मतलब भी यही है कि उस नेशन ने, उस कंट्री ने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो अचीव किया जा सकता है एंड जो गरीब देश हैं बस उन्हें कैचअप करना है, बस उन्हें भी वही करना है जो डेवलप्ड नेशंस ने किया। एंड ये अपने आप में एक डरावनी स्टेटमेंट है क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमें अब और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। अब पीटर थियल यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिफाइंड बाय ग्लोबलाइजेशन। मतलब इस दुनिया का फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन
से डिफाइन होगा। पर उनका ये मानना है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है, टेक्नोलॉजी मैटर्स मोर। अगर बिना टेक्नोलॉजिकल चेंज के चाइना अपना एनर्जी प्रोडक्शन डबल कर देता है तो उसका एयर पोल्यूशन भी डबल हो जाएगा। अगर इंडिया के लाखों करोड़ हाउस होल्ड्स को, घरों को उस तरह जीना है जिस तरह से अमेरिका आज जीता है, और वो भी आज की टेक्नोलॉजी यूज़ करके, आज की वे ऑफ लिविंग यूज़ करके, अगर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो जो इसका रिजल्ट होगा दैट विल बी इन्वायरमेंटली कैटास्ट्रोफिक। इसका इन्वायरमेंट पे जो असर पड़ेगा दैट विल बी अनइमेजिनेबल, दैट विल बी डिजास्टरस। स्प्रेडिंग ओल्ड वेज टू क्रिएट वेल्थ अराउंड द वर्ल्ड will result in devastation, not riches. In a world of scarce resources, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर ऐसी दुनिया में हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे बिना टेक्नोलॉजी के, ऐसी दुनिया में बिना टेक्नोलॉजी के ग्लोबलाइजेशन करना अनसस्टेनेबल है। अगर मैं लेट 1960s की अमेरिका की बात करूं तो तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था, जिससे लोगों को लगता था कि 4 डे वर्क वीक होंगे, उन्हें सिर्फ 4 दिन काम पर जाना होगा, एनर्जी इतनी सस्ती हो जाएगी कि उसे मेजर करके कोई फायदा ही नहीं होगा, उनके वेकेशंस मून पर होंगे। पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे स्मार्टफोन्स जो हमें हमारी सराउंडिंग्स से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वे हमें इस फैक्ट से भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स कितनी ओल्ड है। हमने कोई भी एडवांसमेंट नहीं किया है सिवाय कंप्यूटर्स के और कम्युनिकेशंस के। इसका मतलब ये नहीं है कि 1960s के लोग गलत सोच रहे थे, वे गलत नहीं सोच रहे थे, उनकी बस ये सोच गलत थी कि फ्यूचर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वे जो सोच रहे हैं ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। आज की दुनिया में हमारा चैलेंज है कि हम ऐसी चीज़ें इमेजिन करें और नई चीज़ें क्रिएट करें जिससे कि 21st सेंचुरी ज़्यादा वेल्दी, ज़्यादा प्रोस्पेरस हो सके और ज़्यादा पीसफुल हो सके एज कंपेयर टू 20th सेंचुरी।